गुड इवनिंग सभी को। तो अपने निमेटोलॉजी के अंदर कल मॉर्फोलॉजी स्टार्ट की थी निमेटोड्स की, कि निमेटोड की शारीरिक संरचना किस प्रकार से होती है, आंतरिक और बाहरी संरचना के बारे में बात कर रहे थे। तो बाहर से अपने निमेटोड्स की बात की थी। कॉमन स्ट्रक्चर अगर निमेटोड की देखें तो मैंने जैसे आपको बताया कि दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक इनर ट्यूब होती है और इसके ऊपर एक आउटर ट्यूब भी रहती है। इस प्रकार से दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर निमेटोड्स की बॉडी बनी होती है। इनर ट्यूब होती है, इनर ट्यूब को अपने बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और इसी प्रकार से आउटर ट्यूब की अगर बात करें तो आउटर ट्यूब को अपने बोलते हैं बॉडी वॉल। और वैसे बेसिक स्ट्रक्चर अगर देखें तो निमेटोड्स की बॉडी 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अपने 2 पार्ट बता सकते हैं, हेड और टेल वाला रीजन 2 पार्ट में बॉडी डिवाइड कर सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि इसके अंदर अलग अलग जैसे हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन इस टाइप के सेगमेंट्स नहीं होते, क्योंकि निमेटोड्स में अपने पढ़ा था कि बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है और साथ में कैसी होती है, कलरलेस होती है ना, एक्चुअल कलर इनका नहीं होता है। और ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होती है, दोनों सिरों से क्या होती है, टेपर्ड होती है या नुकीली होती है दोनों सिरों से, ठीक है। और हेड वाले साइड की अगर देखें, हेड वाले साइड में क्या होता है, हेड वाले साइड में इस प्रकार से यहाँ पर माउथ पार्ट्स होते हैं। माउथ पार्ट्स इनके नीडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको स्टाइलेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये माउथ पार्ट्स होते हैं। इन माउथ पार्ट्स के चारों तरफ अपने कल पढ़ा था कि 6 लिप्स पाए जाते हैं, मतलब लिप्स के अंदर अपने हेक्सारेडिएट सिमेट्री अपने पढ़ी थी कि निमेटोड्स के अंदर 6 होठ पाए जाते हैं। इसी प्रकार से टेल वाले रीजन के अंदर अगर बात करें, यहाँ एक हेड वाले रीजन में भी एक ग्लैंड होती है जिसको अपने एम्फिड बोला था। इसी टाइप की एक ग्लैंड होती है, वो अपने टेल वाले रीजन में होती है जिसको फेजमिड बोला था, है ना। इसी के बेस पे फेजमिड एब्सेंट और प्रेजेंट के बेस पे ही फाइलम निमेटोडा को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। उसके बाद में अगर बात करें, इसके अंदर मेल और फीमेल निमेटोड में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। डिफरेंस क्या रहता है कि मेल और, अब इसमें ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इसके साथ साथ में इसके अंदर क्या होता है, इसी के साथ में यहां पर अपने इस प्रकार से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही होती है अपने जेनिटेलिया यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, वो भी इसी प्रकार से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एलिमेंट्री कैनाल के साथ में ही पड़े रहते हैं और दोनों एक साथ ओपन होते हैं। किसके अंदर कि अपने एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों एक साथ ही एक ही पोर के अंदर ओपन होते हैं। ऐसा किसके अंदर होता है, मेल निमेटोड के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, मेल निमेटोड के अंदर इस टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। लेकिन वहीं अगर आप फीमेल निमेटोड्स को देखेंगे तो फीमेल निमेटोड के अंदर जैसे ये आउटर बॉडी वॉल है इसकी, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मान लेते हैं यहां पर अपने एलिमेंट्री कैनाल है। तो फीमेल के अंदर क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, वो तो अलग पोर के थ्रू ओपन होती है आउटर एनवायरमेंट में या बॉडी के ऊपर, और जो अपने इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस प्रकार से अलग पोर के थ्रू ओपन होता है। मतलब रिप्रोडक्टिव पोर और अपने या जेनाइटल पोर और अपने एनस वाला पार्ट होता है, वो दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन मेल निमेटोड्स के अंदर ऐसा नहीं होता। मेल के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों की ओपनिंग एक ही रहती है, कॉमन ओपनिंग रहती है। ये दोनों में डिफरेंस होता है मेल और फीमेल्स के अंदर। एक और मेजर डिफरेंस क्या होता है, ये तो अपने फीमेल की बात कर रहे हैं, अपने फीमेल के अंदर इस टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलती है कि जो मेल निमेटोड होता है, मेल निमेटोड में एनएस से पीछे वाला पार्ट जिसको आप टेल बोल रहे हैं, ये टेल वाला रीजन क्या होता है, साइड में एक्सपेंड रहता है और फैन लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। मतलब साइड में फैला हुआ रहता है, थोड़ा फैन लाइक स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देती है अपने, है ना। तो ये जो फैन लाइक स्ट्रक्चर होती है ये ओनली किसमें, इसको वर्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वर्षा बोलते हैं। और ये वर्षा वाली स्ट्रक्चर ओनली मेल निमेटोड्स में ही देखने को मिलती है, फीमेल्स के अंदर वर्षा वाली स्ट्रक्चर नहीं होती है। ये मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करने के कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसको किस प्रकार से पहचान सकते हैं कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। पहला तो क्या हुआ कि मेल निमेटोड्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और डाइजेस्टिव सिस्टम या बोल सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों की ओपनिंग कॉमन रहती है। इस कॉमन ओपनिंग को बोलते हैं क्लोका। क्या बोलते हैं, क्लोका बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब पूछ ले एग्जाम में क्लोका किसका पार्ट है, तो क्या बोलेंगे, मेल निमेटोड का पार्ट होता है, ठीक है। मेल निमेटोड के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ये अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, इनकी कॉमन ओपनिंग होती है, उसी को क्लोका बोलते हैं। इसी प्रकार यहां पर अगर बात करें तो फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता है। फीमेल में जेनाइटल ऑर्गन अलग
ओपन होते हैं और रिप्रोडक्टिव ये सॉरी अपने एलिमेंट्री कैनाल होती है उसकी ओपनिंग बिल्कुल अलग रहती है। ना इसमें वर्षा वाला पार्ट होता है, यानी फीमेल्स की टेल वाला रीजन होता है, वो बिल्कुल सिंपल टेपर्ड रीजन होता है। लेकिन इसके अंदर अगर बात करें तो ये कैसे होता है, फैन लाइक स्ट्रक्चर में एक्सपेंड होता है, साइड में होता है ना, इसकी बॉडी वॉल होती है टेल वाली रीजन की, वो एक्सपेंड हो जाती है साइड के अंदर, फैल जाती है थोड़ी, तो उसको अपने बोलते हैं वर्षा। लेकिन ये सिर्फ क्या होता है, मेल निमेटोड्स के अंदर ही देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से अपने कॉमन स्ट्रक्चर। फिर अपने पढ़ा था कि एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल दोनों के बीच में जो ये खाली स्पेस है, इसको क्या बोला था, ये खाली स्पेस है इसको बोला था शूडोशीलम। शूडोशीलम बोला था। शूडोशीलम यानी हिंदी में इसको बोल सकते हैं कूट गुहा। कूट गुहा मतलब सूत्रकृमियों में वास्तविक देह गुहा नहीं पाई जाती है, कूट गुहा पाई जाती है। और इस कूट गुहा के अंदर मतलब ये खाली जगह बीच में है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है जिसको कूट गुहा द्रव्य यानी अपने शूडोशीलोमेट लिक्विड कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें ब्लड नाम की ऐसी कोई भी चीज इसके अंदर, ब्लड या इमोलिफ इसके अंदर नहीं होता, तो मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम तो इसमें एब्सेंट होगा ही होगा, लेकिन साथ में रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन डायरेक्ट किससे होता है, बॉडी वॉल से होता है। ठीक है, तो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है। तो ये कॉमन एक स्ट्रक्चर अगर देखें जो आगे अपने डिटेल से पढ़ेंगे इसी को, तो ये बेसिक इमेज एक निमेटोड की अपने माइंड में रहनी चाहिए कि मेल निमेटोड के अंदर क्या है, फीमेल निमेटोड के अंदर क्या है, जनरल बॉडी के अंदर हेड और टेल वाले रीजन में कौन कौन से किस प्रकार से पार्ट अटैच रहते हैं। ये कॉमन इमेज अपने माइंड में रहेगी, तो आगे अपने इस चीज को और ज्यादा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे अभी आपने बात की थी, यहाँ पर ये जो डायग्राम में दिखाया गया है, ये वही सेम चीज दिखाई गई है जो अभी अपने पढ़ा था। इसके अंदर यहां अगर देखें ये फीमेल निमेटोड है, ये मेल निमेटोड है। इसके अंदर भी आप देखोगे तो आपको वैसी ही स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जैसे अभी अपने डिस्कशन किया था। घूम जाएगा, घूम जाएगा। तो इसके अंदर अगर देखिए अपने किस प्रकार से कॉमन स्ट्रक्चर अपने को दिखाई देती है, कौन कौन सी जो अभी अपने देखा कि निमेटोड्स में सबसे पहले अगर फीमेल में देखोगे आप, तो फीमेल में भी आउटर बॉडी वॉल है और बीच में आपको क्या ये एलिमेंट्री कैनाल दिखाई दे रही है। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो ये वाली स्ट्रक्चर है ना, जो ये पूरी ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये एलिमेंट्री कैनाल है। लेकिन एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ आप देख रहे हैं ये जो अपने ऑर्गन्स पड़े हुए, ये कौन से ऑर्गन है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मतलब ये अपने इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आगे चल के ओपन हो रहे हैं और इसी के साथ में आगे लास्ट में चलकर क्या ओपन हो रहा है, एनस वाला पार्ट ओपन हो रहा है। तो दोनों की ओपनिंग क्या है, अलग अलग है बिल्कुल। लेकिन मेल इंसेक्ट के अंदर ऐसा नहीं है। मेल इंसेक्ट के अंदर ये तो एलिमेंट्री कैनाल है ही, ये एलिमेंट्री कैनाल है यहां, और इसी एलिमेंट्री कैनाल के साथ में नीचे की तरफ आप देख रहे हैं ये जो अपने आपको सेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर से आपको दिखाई दे रही है, इसके साथ साथ में नीचे ये क्या है, ये इसका जेनिटेलिया यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसके। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर बात करें तो इसकी ओपनिंग और अपने जो एनस है, इन दोनों की ओपनिंग एक कॉमन ओपनिंग रहती है, इसको क्या बोलते हैं, क्लोका बोलते हैं। और क्लोका के अंदर जो अपने एक अपने मेटिंग के लिए जो स्ट्रक्चर होती है उसको क्लोकल अपर्चर बोल देते हैं। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों की ओपनिंग मेल इंसेक्ट मेल निमेटोड में कॉमन रहती है, लेकिन फीमेल्स के अंदर क्या रहती है, अलग अलग रहती है। ठीक है, और उसके अलावा अगर बात करें इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर, जैसे अपने बाकी सभी इंसेक्ट्स में होता है जैसे, उसी टाइप से निमेटोड्स के अंदर भी ये अपने एलिमेंट्री कैनाल होते हैं, उसके 3 पार्ट होते हैं, फोरगट, मिडगट और हिंडगट। उसके बारे में आगे डिटेल से बात करेंगे कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने माउथ पार्ट्स में बोला था कि क्या बोलते हैं माउथ पार्ट्स को, स्टाइलेट्स बोल देते हैं। ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसलिए इसको स्टाइलेट्स बोलते हैं। इसके बाद में अगर बात करें, इसके बाद में सबसे अपने इस्टमस और ये एक्सक्रीटरी पोर, जैसे एक्सक्रीटरी पोर मैंने आपको बताया था, एक्सक्रीटरी पोर मतलब कहां ओपन होता है, वेंट्रल साइड में ओपन होता है। 3 चीजें बताई थी मैंने आपको, एनस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक्सक्रीटरी पोर, ये तीनों वेंट्रल साइड के अंदर ओपन होते हैं। किसके अंदर, निमेटोड्स के अंदर, है ना। ये स्ट्रक्चर अपने कल नोट किया था इसके बारे में। अब इसके बारे में और अगर डिटेल से देखें, अगर इसका डिसेक्शन करके आप देखेंगे तो डिसेक्शन में आपको बिल्कुल राउंड शेप के अंदर क्या दिखाई देता है, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर होती है बिल्कुल राउंड शेप की होती है। इस डिसेक्शन करते हैं तो हेड वाले रीजन के अंदर, तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कितनी सिमेट्री होती है, हेक्सा रेडिएट सिमेट्री इसके अंदर देखने को मिलती है। लेकिन अगर एलिमेंट्री कैनाल वाले पार्ट की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल में फेरिक्स और इसोफेगस होता है, उसके अंदर अगर यहाँ डिसेक्शन करके देखेंगे तो इसके अंदर आपको किस टाइप की ट्राई रेडिएट सिमेट्री यानी इक्वल 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। इस प्रकार की स्ट्रक्चर अपने को दिखाई देती है।
एक्सक्रीटरी पोर होता है वेंट्रल साइड में होता है भैया, अभी तो बताया था मैंने आपको। एक्सक्रीटरी पोर होता है, आगे पढ़ेंगे इसके एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सक्रीटरी पोर होता है वो वेंट्रल साइड मतलब नीचे की तरफ होता है, बॉडी की नीचे की सतह के ऊपर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने क्या होता है, अपने कॉमन निमेटोड होता है, उसके अंदर बोलते हैं कि बाइलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी होती है, लेकिन एक्चुअल में बाइलेटरल सिमेट्रिकल नहीं है पूरी बॉडी, है ना। जैसे हेड है वो एक्जारेडिएट है, और इसोफेगस और फेरिंक्स होता है वो कैसा होता है, टाइरेडिएट होता है, ठीक है। और उसके अलावा नर्व सिस्टम वगैरह होते हैं, उनमें एसिमेट्री देखने को मिलती है। तो पूरी बॉडी तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है। इसीलिए एग्जाम में कई बार पर्टिकुलर ऑर्गन का नाम दे के पूछ लेते हैं कि इस ऑर्गन में किस टाइप की सिमेट्री देखने को मिलती है। तो हेक्सारेडिएट, ट्राइरेडिएट, एसिमेट्री, किस टाइप की सिमेट्री देखने को मिलती है, तो वो आपको याद रखना, जैसा आपने कल नोट किया था। जैसा कल मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम निमेटोड्स होते हैं वो व्रम लाइक होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे आप देख रहे हैं सभी ये निमेटोड्स है थ्रेड लाइक, यानी बिल्कुल धागे की तरह साइड से क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी स्पीशीज निमेटोड्स की अपने को दिखाई दे रही है, लेकिन ये मैक्सिमम अगर बात करें तो ये मेल इंसेक्ट है, ये मेल निमेटोड्स है। फीमेल निमेटोड्स की अगर बात करें तो इनकी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। मतलब सभी इंसेक्ट्स आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सभी जेंडर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अपने एक जैसे होते हैं, ऐसा नहीं होता। मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर फीमेल्स की डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। जैसे इटेरोडेरा की जो कॉमन निमेटोड, सिस्ट निमेटोड जिसको बोलते हैं, है ना, ये मेलेडोगाइनी की फीमेल होती है, ये टाइलेंकुलस की फीमेल होती है, रेट्राइलेंकुलस की फीमेल होती है, ये एकोटाइलेंकस की फीमेल होती है। इसे अपने एक प्रकार से कोल्ड शेप की फीमेल होती है। तो ये इनकी बॉडी स्ट्रक्चर होती है, फीमेल्स की डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मेल निमेटोड्स, ये मेल निमेटोड्स होता है वो हमेशा कैसे होगा, मेल निमेटोड्स हमेशा ही व्रम लाइक या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लिए हुए ही होगा। तो यहां से कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मेलेडोगाइनी की फीमेल होती है कैसी होती है ना। तो ये बेसिकली अपने को इसकी स्ट्रक्चर होती है वो अपने पियर शेप की, नाशपाती के शेप की होती है। हिटेरोडेरा की लेमन शेप की स्ट्रक्चर होती है, बेसिक एग्जैक्ट नहीं होती लेकिन उनसे मिलती जुलती होती है, इसलिए इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई बार पूछ लिए जाते हैं। इनके बारे में भी आगे 1 बाय 1 बात करेंगे। अभी अगर बात करें अपने, जैसा मैंने आपको बताया निमेटोड्स की बॉडी है टू लेयर से मिलकर बनी है, आउटर लेयर बॉडी वॉल, इनर लेयर एलिमेंट्री कैनाल, या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इंटीरियर एंड बियरिंग माउथ, लिप्स एंड इट रिफर्स एज हेड, यानी जहां पर माउथ और हेड होता है, ये माउथ पार्ट्स और लिप्स है उसको हेड बोल दिया। और रीजन बियॉन्ड द एनस यानी क्लोकल अपर्चर इन मेल, एनस तो किस में बोलोगे आप, फीमेल के अंदर बोलोगे ना, मेल के अंदर तो एनस है ही नहीं, क्योंकि मेल के अंदर तो एनस और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों की ओपनिंग एक ही है। तो उसको क्या बोला आपने, क्लोकल अपर्चर बोला। ये क्लोकल अपर्चर मेल इंसेक्ट्स के अंदर और अपने फीमेल के अंदर एनस, इसके पीछे का जितना भी पार्ट बचता है उसको क्या बोल दिया आपने, टेल बोल दिया। उसके बाद में लॉन्गिट्यूडनल बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 4 जोन, डोर्सल, वेंट्रल, राइट एंड लेफ्ट लेटरल। सिंपल सी बात है ये तो, कि लॉन्गिट्यूडनल बात करें, लंबाई के अंदर बात करें तो निमेटोड इस प्रकार से निमेटोड है, तो इसकी एक डोर्सल साइड, वेंट्रल साइड, लेफ्ट लेटरल और राइट लेटरल, है ना, 4 साइड होगी इसकी इस तरीके से। क्योंकि ये इसलिए पढ़ रहे हैं अपने कि यहाँ पर अपने कौन कौन से ऑर्गन साइड में ओपन होते हैं, इसके लिए ये अपने जरूरी है कि वेंट्रल साइड कौन सी होती है, वेंट्रल साइड नीचे की, डोर्सल साइड ऊपर की, लेटरल साइड साइड की, दोनों की, है ना। तो 4 अपने डिवाइड कर सकते हैं 4 जोन के अंदर। फिर आता है ओपनिंग ऑन वेंट्रल साइड, यानी वेंट्रल साइड में कौन कौन सी ओपनिंग होती है, जैसे मैंने आपको बताया एनस ओपन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी एक्सक्रेटरी पोर होता है वो वेंट्रल साइड में ओपन होता है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी वुल्वा या क्लोकल अपर्चर होते हैं, ये कहां पर ओपन होते हैं, वेंट्रल साइड में, यानी ये वेंट्रल साइड में नीचे की तरफ बॉडी की ओपन होते हैं, किसके अंदर, निमेटोड्स के अंदर। अब निमेटोड्स की बॉडी वैसे तो राउंड शेप है, बिल्कुल बेलनाकार है, सिलेंडर शेप्ड होती है, तो उसमें कैसे पता चलेगा कि वेंट्रल साइड कौन सी है, डोर्सल कौन सी, तो वो ये पोर्स देख के पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये तीनों पोर्स होते हैं कहां ओपन होते हैं, वेंट्रल साइड के अंदर ओपन है। एक्सक्रीटरी पोर भी वही होगा, रिप्रोडक्टिव पोर भी यही होगा, और एनस भी वही ओपन होता है। तो ये वेंट्रल साइड होती है जिसके अंदर ये सभी सिस्टम या पोर्स ओपन होते हैं। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे अपने, एक बार इसको नोट कर लें कि इसकी बॉडी स्ट्रक्चर आगे डिटेल से बॉडी वॉल के बारे में वो सब अपने पढ़ेंगे।
तो मेल और फीमेल के अंदर कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि निमेटोड्स के अंदर, कॉमन निमेटोड्स में मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट करने वाले ऑर्गन कौन से हैं, ऐसा ऑप्शन में आपको देखने को मिले तो एक तो वर्षा पड़ा था, वर्षा ओनली मेल इंसेक्ट मेल निमेटोड्स के अंदर होता है, और एक साथ में अपने पढ़ा था क्लोकल अपर्चर, क्लोका बोल देते हैं शॉर्ट के अंदर, है ना, तो क्लोका जो ओपनिंग होती है उसको क्लोका बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो पार्ट होते हैं, ये ओनली मेल्स के अंदर होते हैं, फीमेल निमेटोड्स के अंदर देखने को नहीं मिलते। इकोनॉमिक्स, हाँ एग्रोनॉमी की जगह इकोनॉमिक्स की, एग्रोनॉमी के सर छुट्टी पे गया, एग्रोनॉमी की जगह इकोनॉमिक्स की होगी भैया ना। फर्स्ट क्लास है कि इकोनॉमिक्स की या चल रही है पहले से? चल रही, अच्छा आज लास्ट है। कितने क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स के? 4। इकोनॉमिक्स की लास्ट क्लास है भैया आज, है ना? लास्ट ही है ना? हाँ कहीं पता चला सर ने बोला लास्ट है, आगे नहीं पढ़ेंगे अब। भी कितनी 4 क्लासेस चल रही है आपकी? 4 हो रही है? वैसे 6 क्लासेस तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, 6 क्लासेस डेली ज़्यादा हो जाती है 6 क्लासेस? हाँ लेट हो जाती है ना 6 क्लास ज़्यादा, रात को 10 बजे तक बैठे रहो यहाँ, जल्दी इधर व्यवस्था नहीं होती ना, खाली रहते। इकोनॉमिक्स के बाद किसकी, जो जिसकी भी होगी भैया आता रहेगा, तुम्हें क्या है, तुम तो टाइम पे ऐप ऑन करके देख लिया करो, जिस भी टीचर की क्लास हो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ नहीं डाला हो? नोट कर लिया?
चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपने निमेटोड्स। जैसे मैंने आपको बोला कि बॉडी स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ट्यूबुलर बॉडी स्ट्रक्चर होती है। इट कंसिस्ट ऑफ टू ट्यूब्स, आउटर बॉडी ट्यूब इज बॉडी वॉल और इनर बॉडी ट्यूब इज नॉन एज एलिमेंट्री कैनाल। उसके बाद में अगर बात करें इन दोनों के बीच के स्पेस होता है, उसको मैंने बोला था आपको सीडोसिलम बोलते हैं इसको। सीडोसिलम के अंदर क्या होता है, एक लिक्विड भरा रहता है जिसको क्या बोलते हैं, कूट गुह्य द्रव्य, यानी सीडोसिलोमेट अपने लिक्विड बोलते हैं, ठीक है। और इसमें मतलब अपने ये बोल सकते हैं कि निमेटोड्स के अंदर कोई मोलिफ या ब्लड ऐसा कोई अपने लिक्विड इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। तो आउटर बॉडी वॉल की बात करें या आउटर ट्यूब की बात करें, जिसको अपने बॉडी वॉल बोल रहे हैं, ये इसको बॉडी वॉल बोल सकते हो, इंटेग्यूमेट बोल सकते हो ना। तो ये अपने 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, जैसा कि निमेटोड्स के ये इंसेक्ट्स के अंदर था, क्यूटिकल, एपिडर्मिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पर क्या होता है, क्यूटिकल एपिडर्मिस तो है, बेसमेंट मेम्ब्रेन की जगह डायरेक्ट क्या हो गया, मसल्स आ गई है ना। निमेटोड्स के अंदर क्या था, मसल्स और एपिडर्मिस दोनों के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट कौन सी लेयर आ जाती है, सोमेटिक मस्कुलेचर यानी मसल्स आ जाते बॉडी के, ठीक है। तो ये अपने इंपॉर्टेंट 3 लेयर देखने को मिलती है इंसेक्ट की बॉडी वॉल के अंदर। इस बॉडी वॉल में अगर बात करेंगे आप क्यूटिकल के बारे में, जिसके बारे में अपने जैसे निमेटोड्स इंसेक्ट के अंदर बात की थी, क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल में 3 लेयर्स होती है। इसी प्रकार से निमेटोड की भी अगर बात करें तो निमेटोड में ये तो मैंने आपको बताया था कि निमेटोड्स की क्यूटिकल के अंदर काइटिन एब्सेंट होता है। तो फिर क्यूटिकल बनी किसकी होती है, तो क्यूटिकल इज नॉन सेल्यूलर, नॉन लिविंग, टफ बट इलास्टिक, मल्टीलेयर्ड। मल्टीलेयर्ड मतलब 3 लेयर होती है इसके अंदर, कोर्टिकल, मैट्रिक्स और बेसल लेयर। जैसे वहां क्यूटिकल में कौन कौन सी लेयर थी इंसेक्ट्स के अंदर, तीन एपिक्यूटिकल, एक्जोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल, वो इंसेक्ट्स के अंदर थी, है ना। यहां अगर निमेटोड्स में बात करें तो कोर्टिकल, मैट्रिक्स और बेसल 3 लेयर्स इसमें देखने को मिलती है। एक्सटर्नल कवरिंग मेड अप ऑफ प्रोटीन, यानी जो क्यूटिकल है वो किसकी मिलकर बनी हुई है, प्रोटीन की ही मिलकर बनी हुई है। 3 टाइप की प्रोटीन, केराटिन, कोलाजन और मेट्रिसिन, ये 3 प्रकार की प्रोटीन इनके अंदर देखने को मिलती है इंसेक्ट्स के अंदर, ये सॉरी निमेटोड्स के अंदर। इंसेक्ट के अंदर अगर प्रोटीन की बात करें तो वहां आपने 3 टाइप की प्रोटीन पढ़ी थी, कौन कौन सी, आर्थ्रोपोडिन, स्क्लेरोटीन और रेजिलिन। 3 प्रकार की प्रोटीन अपने इंसेक्ट्स के अंदर पड़ी थी बॉडी वॉल में। लेकिन यहां निमेटोड्स के अंदर भी 3 टाइप की प्रोटीन है, लेकिन तीनों अलग प्रोटीन है जो अपने निमेटोड्स की क्यूटिकल में देखने को मिलती है। और अगर बात करें निमेटोड्स और इंसेक्ट में मेजर डिफरेंस, तो काइटिन निमेटोड्स के अंदर नहीं होता, लेकिन इंसेक्ट्स में अपने पढ़ा था कि इंसेक्ट की क्यूटिकल होती है वो काइटिन प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, लेकिन यहाँ ओनली क्या होती है, प्रोटीन। और इनकी बॉडी जो अपने बॉडी वॉल होती है वो टफ और इलास्टिक होती है साथ में, और नॉन लिविंग है तो सिंपल सी बात है ये बॉडी के साथ में ग्रो नहीं कर सकती, इसके लिए इसको भी उतारना पड़ेगा। तो मतलब निमेटोड्स के अंदर भी मोल्टिंग होती है। अगर बात करें क्यूटिकल का, तो क्यूटिकल का सेक्रेशन होता है वो हाइपोडर्मल सेल से ही होता है, जैसे इंसेक्ट्स के अंदर भी होता है। क्यूटिकल का सेक्रेशन कहां से होता है, एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस लेयर होती है वही क्यूटिकल का सेक्रेशन करती है। सेम निमेटोड्स के अंदर भी इसी प्रकार से हाइपोडर्मल सेल्स होती है, हाइपोडर्मिस लेयर होती है, वही क्या करती है, क्यूटिकल का सेक्रेशन करती है। क्यूटिकल इज मार्क्ड विद ट्रांसवर्सल ग्रूव, जिसको अपने स्ट्राइएशन बोलते हैं, स्ट्राई बोल देते हैं इसको ना। स्ट्राई एक्चुअली में है क्या, जैसे आप बॉडी स्ट्रक्चर आपने देखी, यहाँ पर बॉडी स्ट्रक्चर आप देखोगे निमेटोड्स की, तो इसके ऊपर आपको इस प्रकार के सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इस प्रकार की लाइनिंग, सेगमेंट्स तो नहीं बोल सकते क्योंकि इंसेक्ट की बॉडी, ये निमेटोड्स की बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, लेकिन फिर भी ये ग्रूव लाइक यानी ऐसी लाइनिंग अपने इनकी बॉडी के अंदर दिखाई देती है ना। इनको ही स्ट्राई बोल देते हैं, इस अपने पर्टिकुलर पैटर्न को क्या बोलते हैं, स्ट्राइएशन बोल देते हैं। ये क्या काम आता है, ये कुछ निमेटोड ऐसे हैं जिनकी अपने टेक्सोनोमी के अंदर या उनके आइडेंटिफिकेशन में इनको यूज किया जाता है कि हर एक पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर स्ट्राइएशन या स्ट्राई होती है, उनका पैटर्न डिफरेंट होता है हर एक निमेटोड की स्पीसीज के अंदर। ज्यादातर ये मेलेडोगाइनी जो निमेटोड होता है उसके टेक्सोनोमिक आइडेंटिफिकेशन के अंदर या मोर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन के अंदर इनका यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है, यानी अलग अलग स्पीसीज के अंदर अलग अलग टाइप की अलग अलग टाइप पैटर्न दिखाई देता है किसका, स्ट्राइएशन का। तो ये अपने क्या होता है, क्यूटिकल की मार्क या ग्रूव होते हैं क्यूटिकल के ऊपर, उन्हीं को क्या बोलते हैं, स्ट्राई बोलते हैं, और इसको अपने पैटर्न को स्ट्राइएशन बोल देते हैं। तो ये बेसिकली कहां काम आता है, ये काम आता है अपने निमेटोड्स के आइडेंटिफिकेशन के, मोर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन के लिए। क्यों, क्योंकि स्पीसीज टू स्पीसीज अलग अलग होता है, हर स्पीसीज के अंदर अलग पैटर्न होता है। जैसे अपने इंसेक्ट्स के अंदर एक ऐसी स्ट्रक्चर पड़ी थी जो टेक्सोनोमी के अंदर बहुत ज्यादा यूज होती है इंसेक्ट्स के आइडेंटिफिकेशन में, कौन सी स्ट्रक्चर थी, स्पेशल लिखा था अपने कि ये जो स्ट्रक्चर होती है इंसेक्ट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत काम आती है, मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन पहचान करने के लिए कोई नई स्पीसीज है या पुरानी स्पीसीज है, कैसा है। हाँ
बॉडी 3 सेगमेंटेड, वो तो सभी स्पीसीज में होती है, उसमें क्या होता है? मैंने ये बोला कि निमेटोड्स के अंदर ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट अपने पढ़ा था या ऐसी कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे जिनका यूज इंसेक्ट्स के टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन में किया जाता है या मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन में यूज किया जाता है। मतलब कौन से शारीरिक लक्षण को पहचान कर आप देखकर उसकी पहचान कर सकते हैं कौन सी जाति का कीट है। ऐसा कौन सा विशेषता है जो कीटों में का, देखो ऑनलाइन वाले बच्चे पढ़ते, देखो विंग वेनेशन पढ़ा था आपने, पढ़ा था। विंग वेनेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि विंग वेनेशन हर इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है, अलग अलग होता है। ज्यादातर जो डिप्टेरा और हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट होते हैं इनके अंदर विंग वेनेशन से ही आइडेंटिफिकेशन होता है। हर एक स्पीशीज का विंग वेनेशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। जो विंग्स होती है ना, वो विंग्स होती है, उनका पैटर्न अलग अलग होता है ना, तो वो विंग वेनेशन होता है। इसी प्रकार से निमेटोड्स के अंदर अगर आपसे पूछे कि कौन से अपने स्ट्रक्चर को मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन में काम में लिया जाता है, टेक्सोनोमी में यूज आता है, तो स्ट्राइएशन होता है। स्ट्राइएशन यानी ग्रूव्स होते हैं, कहां पर, अपने ग्रूव्स या लाइनिंग होती है, कहां पर होती है, क्यूटिकल के अंदर, यानी बाहर की बॉडी के ऊपर अपने इस टाइप की लाइनिंग्स दिखाई देती है। जब उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो उनका यूज किया जाता है टेक्सोनोमिक आइडेंटिफिकेशन के लिए या बोल सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन के लिए। क्यूटिकल आल्सो कवर द बॉडी एट ओरल अपर्चर, एक्सक्रीटरी डक्ट, पोर, वुल्वा, एनस, ईटीसी एंड लाइन द एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भी देखो स्टोमोडियम और प्रोक्टोडियम, जैसे इंसेक्ट्स के अंदर था। क्या बोल रहा है ये कि क्यूटिकल बॉडी वॉल के अलावा और कहां कहां प्रेजेंट होती है। तो जैसे इंसेक्ट में था, इंसेक्ट के अंदर क्यूटिकल कहां थी, एलिमेंट्री कैनाल के फोरगट और इंडगट के अंदर थी, ट्रेकिया के अंदर थी, जेनाइटल ऑर्गन्स थे उनके अंदर जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है उनके अंदर भी क्यूटिकल थी, है ना। क्यूटिकल की लाइनिंग कहां कहां प्रेजेंट होती है, ये यहां बोल रहा है कि निमेटोड्स के अंदर भी क्यूटिकुलर लाइनिंग होती है, वो कहां कहां प्रेजेंट होती है। तो ये ओरल अपर्चर के अंदर होती है, एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर होती है, यानी डक्ट मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, है ना, उत्सर्जक नलिका बोल सकते हो जिसको आप, उसके अंदर भी प्रेजेंट होती है ना। और वुल्वा के अंदर प्रेजेंट होती है, एनएस के अंदर प्रेजेंट होती है। एंड लाइन द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के भी फोरगट और इंडगट दोनों पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। और एक्सक्रीटरी डक्ट और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर, इन सब के अंदर क्या होता है, क्यूटिकल की लाइनिंग प्रेजेंट होती है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर या तो कोई ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है तो ट्यूब्स कोलैप्स नहीं हो जाए, इसके लिए उसके अंदर अपने क्यूटिकल की हार्ड लेयरिंग होती है, लाइनिंग होती है, ताकि वो कोलैप्स नहीं हो जाए, है ना। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, या कहीं पर अगर स्टाइलेट वगैरह या ओरल अपर्चर मतलब माउथ पार्ट्स के आसपास का एरिया होता है, वहां पर भी होती है, क्योंकि माउथ पार्ट स्टाइलेट है ना, स्टाइलेट क्या है, पेनिट्रेट करने के काम आता है, तो वहां पर भी क्या चाहिए, कुछ हार्ड पार्ट चाहिए, तो वहां पर भी क्यूटिकुलर की लाइनिंग होती है। तो इस प्रकार से क्यूटिकुलर की लाइनिंग कहां कहां प्रेजेंट होती है वो ये आपको याद रखना है निमेटोड्स के अंदर। जैसे इंसेक्ट्स के अंदर था आपने पढ़ा था, इसी प्रकार से निमेटोड्स के अंदर भी बॉडी वॉल के अलावा और कहां कहां क्यूटिकल प्रेजेंट रहती है वो आपको यहां से याद रखना। उसके बाद में टेल रीजन ऑफ द मेल हैव विंग लाइक लेटरल क्यूटिकुलर एक्सटेंशन नोन एज बर्शा, अभी मैंने आपको बताया, जिसको अपने कोडल एली भी बोल सकते हैं, विच हेल्प्स टू क्लैप्स द फीमेल ड्यूरिंग मेटिंग, यानी मेटिंग के टाइम पे फीमेल्स को होल्ड करने के लिए उस अपने वर्षा का यूज किया जाता है। तो वर्षा ओनली किसके अंदर होता है, मेल निमेटोड्स के अंदर होता है। कहां प्रेजेंट होता है, टेल के पीछे, जो एनएस होता है, एनएस के बैक साइड में टेल वाले रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। किसका पार्ट होता है, तो बॉडी वॉल का ही पार्ट होता है। जो बॉडी वॉल है ना क्यूटिकल, वो ही एक्सपेंड हो जाती है और एक्सपेंड होकर क्या बना लेती है, वर्षा लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। तो ये ओनली किसके अंदर होता है, मेल निमेटोड्स के अंदर देखने को मिलता है। तो ये सभी स्ट्रक्चर अपने पढ़ी थी, इसी को वापिस आपको नोट करना है। पीछे वाली स्लाइड नोट कर ली थी क्या, नोट कर ली थी, कर लो। तो निमेटोड्स की मॉर्फोलॉजी थोड़ी इंसेक्ट से ज्यादा आसान है, याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी किसी को आ रही हो तो क्या कर सकते हैं, रिवीजन ही कर सकते हैं बार बार। अभी तो इंसेक्ट की मॉर्फोलॉजी नहीं याद होगी, पढ़ी नहीं होगी अभी तक, देखी नहीं होगी, खोल के सिलेबस कंप्लीट हो गया। एंटीना कहां से आ गए भैया, नितिन डोडा, एंटीना को कहां यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन में, विंग वेनेशन को यूज लेते हैं ना। वैसे तो और भी बहुत सारे करेक्टर होते हैं, लेकिन कॉमन करेक्टर अगर ऐसे एग्जाम में पूछने लायक, अगर आपसे पूछे कि एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इंसेक्ट्स के अंदर मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन के लिए या टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन के लिए कौन से करेक्टर को यूज में लिया जाता है, तो विंग वेनेशन को। लेकिन निमेटोड्स में
स्टायरेशन जो अपने एक प्रकार से ग्रूव्स होते हैं क्यूटिकल के अंदर, जो लाइनिंग होती है उसी को बोलते हैं। आपका भी टेस्ट है क्या 10 तारीख को? नहीं है? टेस्ट तो होना चाहिए, है क्यों नहीं? नोट किया? आप लोग बड़े दिनों बाद आए भैया, 2-3 बच्चे। इतने दिन घर खुद के घर गए थे क्या? बहुत दिन लगा के आए। दिन थोड़ी महीने हो गए मेरे को लगा। 1-2 क्लास में दिखे हो आप लोग। ऑनलाइन ले रहे थे क्या क्लासेस? नहीं? इतने अमीर हो गए क्या लोग? पता है घर पे खूब सारे पैसे पड़े हो ना, चलो कोचिंग में दान दे देते थोड़े से। इतनी फीस दे के भी बच्चे क्लास नहीं ले रहे, देखो अब।
आपके जो सीयूटी के एग्जाम रहते हैं इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर ही है क्या, या और भी सब्जेक्ट है? रीजनिंग भी आती है, इंग्लिश भी आती है? उसमें कोई सब्जेक्ट चूज करने होते होंगे ना? एक तो एग्रीकल्चर होगा, और नहीं मतलब वो तो कॉमन हो गया ना, दोनों में से एक, और बाकी एक एग्रीकल्चर रहेगा ना? एग्रीकल्चर के अंदर सब आ गए ना सब्जेक्ट? वैसे भी दे सकते हैं, कोई भी 3 पढ़ लो। तो उसमें एक तो सब्जेक्ट हो गया, एक रीजनिंग होगी, उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, और एक पर्टिकुलर अलग रहेगा, और एक रीजनिंग कंपलसरी है, और एक इंग्लिश या हिंदी, जिसको जो ठीक लगे। लैंग्वेज है वो तो, लैंग्वेज में जिसको हिंदी ठीक लगे हिंदी, इंग्लिश ठीक लगे हिंदी इंग्लिश। अभी सीयूटी का पूरा सिलेबस है क्या किसी के पास? किसी के पास नहीं है? हाँ, अगर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का नहीं है लेके आना कल। प्री पीजी का है किसी के पास सिलेबस? प्री पीजी का है? सिलेबस होना पास में जरूरी है, और कुछ हो नहीं, कुछ पढ़ भी रहे नहीं पढ़ रहे कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस पास में रहना चाहिए बस। कई बार क्या होता है, सिलेबस होता ही नहीं आसपास, ऐसे गधे की तरह पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, पता ही नहीं क्या पढ़ रहे हैं। फिर बोलते पढ़े तो बहुत थे, नंबर नहीं आए, पता नहीं क्या कर, नंबर आएंगे कहाँ से, जो पेपर में आना था वो तो पढ़ा नहीं। इसलिए कोई भी एग्जाम की कभी भी तैयारी करो, उसका सिलेबस साथ रहना बहुत जरूरी है। चलो यहाँ तो कोचिंग में चलो प्री पीजी का जो सिलेबस चल रहा है तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, लेकिन कई बार सेल्फ स्टडी करते हैं कोई एग्जाम के लिए, तो उस टाइम कोई स्पेसिफिक ऐसे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे होते, कुछ भी बुक उठा ली एक कॉमन एग्रीकल्चर की, पढ़ने लग गए उसको। अब इतना पढ़ते जा रहे हैं जो सिलेबस में है ही नहीं, इसलिए सिलेबस हमेशा आपके पास में रहना चाहिए। पुराना पेपर तो नहीं होगा सीयूटी का, है किसी के पास? है? हाँ पीडीएफ प्रिंट आ जाएगा, आ तो जाएगा, हाँ प्रिंट ही चाहिए। सीयूटी के तो अभी 2 साल से होने लगा ना, या 1 साल हुआ है? 2 साल हो गए ना? तो अभी बीएचयू का अलग से हो रहा है, सीयूटी के साथ ही है? साथ में ही, अलग से नहीं होता बीएचयू? पिछली बार दिया था किसी ने सीयूटी का, दिया था एग्जाम? आपने दिया था, और किसी ने दिया? दिया था। कैसा प्री पीजी का लेवल अच्छा होता है सीयूटी का?
इजी होता है सीयूईटी का? सीयूईटी में ये तो बोल रहे इजी होता है, तो बोल रहे लेवल आता है। पेपर है ना आपके पास भी होगा? पेपर है, पेपर है पुराना पेपर? हाँ प्रिंट आ जाएगा ना, पीडीएफ का प्रिंट आता है। हाँ सीयूटी का इजी होता है, ऑनलाइन वाले बच्चे बोल रहे हैं सीयूटी का इजी। कोई ना, अब की बार सब दे देना, जीआरएफ भी दे देना, सीयूटी भी दे देना, और प्री पीजी भी दे देना, सुपरवाइजर भी दे देना, डब्ल्यू भी दे देना। पीजी के लिए कौन से एग्जाम होते हैं? पीजी के लिए तो मेजर 2 ही एग्जाम होते हैं, सीयूटी, और बाकी तो फिर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अपने अपने होते ही है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपने अपने एग्जाम करवाती है ना। 2-3 यूनिवर्सिटी एमपी में होगी जो अपना एग्जाम करवाती है ना। हाँ तो ऑप्शन तो खूब है, लेकिन वो ये कोई भी एग्जाम दे लो, पढ़े बिना सिलेक्शन नहीं होने वाला, वो पढ़ के ही होगा। पढ़ के तो फिर कोई से एग्जाम पास कर लो, क्या फर्क पड़ता है। बीएचयू के एग्जाम एमएससी के लिए नहीं होता है, सीयूटी से ही बीएचयू में सिलेक्शन होता है। हाँ सिलेबस लगभग सेम ही रहता है ना भैया, सिलेबस में कोई ज्यादा फेरबदल नहीं रहता। प्री पीजी का लगभग सबका सिलेबस सेम ही रहता है, सीयूटी का थोड़ा चेक करना पड़ेगा क्या है सिलेबस में। अच्छा लाना, कल सिलेबस लेके आना, फिर देखते। नोट नहीं किया? अभी आप अभी की आपकी कंडीशन देखे, इसके अकॉर्डिंग तो कोई पेपर पास हो नहीं रहा, तो कोई सी पेपर दे लेना, ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। क्योंकि अभी तो अपने क्या करते हैं, 15 दिन में जो पढ़ते हैं उसका टेस्ट आता है, उसमें नंबर नहीं आ रहे, तो बाकी तो पूरे सिलेबस की तो दूर की बात है, वो तो वहां तक तो सोचना ही नहीं है अभी। तो अभी तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ो, छोटे छोटे स्टेप लेके एक टारगेट लो फिक्स डेली का, कि हाँ आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है, तो पढ़ना है तो पढ़ना ही। छोटे छोटे टारगेट लेके पढ़ोगे तो कुछ फायदा है, ऐसे गधे की तरह पढ़ते रहोगे तो कोई फायदा नहीं। पहली बात है तुम इतना पढ़ते नहीं हो गधे की तरह, तो गधे की तरह होता है ना, कई बार बच्चा दिन रात पढ़ रहा होता है, रिजल्ट आ ही नहीं रहा होता, तो तुम वैसा तो नहीं पढ़ रहे हो। नहीं पढ़ते, कैसा ही नहीं पढ़ रहे अभी तो जो कोचिंग में पढ़ा दिया वो ठीक है, बस यहाँ से जाने के बाद में वापस दूसरे दिन कॉपी उठा के वापस ले आते हो, अभी वही चल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग तो कोई भी पेपर पास नहीं होने वाला, कोई भी दे लेना चाहिए। तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपने, अभी क्यूटिकल की बात की कि क्यूटिकल के अंदर 3 लेयर होती है। अब हाइपोडर्मिस की बात करें तो हाइपोडर्मिस होती है मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, यानी यूनिसेल्युलर होती है। पढ़ा था अपने इंसेक्ट के अंदर भी पढ़ा था कि ये कैसी होती है, यूनिसेल्युलर होती है, यूनिसेल्युलर लेयर होती है ये। और इसके बाद में हाइपोडर्मिस सीक्रेट एंड मेंटेन द क्यूटिकल, यानी क्यूटिकल को मेंटेन या सीक्रेट करने का काम हाइपोडर्मिस को ही अपने क्या बोला था, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस बोलो चाहे एपिडर्मिस बोलो एक ही बात है। तो ये अपने क्यूटिकल का सेक्रेशन और उसको मेंटेन करने का काम करता है। सोमेटिक मसल्स लेयर की बात करें तो सोमेटिक मसल्स यानी बॉडी वोल है, उसी की मसल्स की बात हो रही है। रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन एंड रिजर्वायर फॉर स्टोर्ड फूड मटेरियल्स, यानी जो अपने जितना भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं वो फूड से डाइजेशन के बाद में, उनको स्टोर करने का काम मसल्स के अंदर ही होता है। और साथ साथ में ये क्या होता है, लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। या निमेटोड्स अगर मूव करते हैं, वैसे तो निमेटोड ज्यादा अपने गति नहीं करते हैं, निमेटोड्स ज्यादा गति नहीं करते, मतलब एक निमेटोड अगर देखें एवरेज 1 साल के अंदर 1 मीटर तक मूव कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। मतलब उसमें कोई अपेंडेजेस तो होते नहीं है कि जिससे कि टांगे वो चल के कहीं चला जाए, ऐसा तो होता नहीं उसके अंदर कुछ भी। वो जो भी थोड़ी बहुत उसमें मूवमेंट रहती है वो बॉडी कॉन्ट्रैक्शन या मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ही होती है ना। मसल्स थोड़ी बहुत कॉन्ट्रैक्शन करती है, अपने खिंचाव पैदा करती है, उसी की वजह से वो थोड़ा बहुत इधर उधर मूव करता है ना। बाकी मूवमेंट निमेटोड्स के अंदर नहीं होती। कई बार ऐसा देखने को प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर देखें, थोड़ा ऐसे कॉमन सेंस का ऐसा क्वेश्चन कि निमेटोड्स होते हैं, निमेटोड की जो मूवमेंट होती है फील्ड के अंदर, वो जो प्लोइंग करते हैं उसकी डायरेक्शन में होती है या इरिगेशन की डायरेक्शन में होती है।
है ना, प्लोइंग करते हैं उसकी डायरेक्शन में होती है या फिर इरिगेशन की डायरेक्शन में होती है। कैसे? अपने ये तो पता है कि निमेटोड्स का अटैक होता है वो पूरे फील्ड के अंदर एक जैसा नहीं होता, बंचेज में होता है। कुछ कुछ प्लांट्स कहीं कहीं ऐसे बंचेज में, छोटे छोटे एरिया के अंदर। अब मान लो यहां पर कोई निमेटोड का कुछ, मान लो इस साल 10 प्लांट यहां से खराब हुए निमेटोड की वजह से, इस छोटे से एरिया में 5-7 मीटर के अंदर निमेटोड है मान लेते हैं। अब क्या होगा, आपने इस खेत के अंदर इधर से इरिगेशन दी, इरिगेशन दे रहे हैं, तो इसके कारण क्या हो रहा है, इरिगेशन के पानी के साथ ये निमेटोड्स हल्का हल्का मूव करेंगे। आने वाले टाइम में क्या होगा, 1-2 साल में ये एरिया आपको धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मतलब ऐसे एरिया कहां किसकी तरफ बढ़ रहा है, सिंचाई पानी की दिशा में बढ़ता जा रहा है। तो निमेटोड्स खुद अपनी गति नहीं करते हैं, खुद में इनमें ऐसा कोई अपने लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए कोई अपेंडेजेस या उपांग नहीं होते हैं। ये केवल अपनी मांसपेशियों के द्वारा गति करते हैं, लेकिन वो भी ना के बराबर। लेकिन जो इनकी गति देखी जाती है वो सिर्फ पानी या फिर यंत्रों के द्वारा देखी जाती है। या मान लेते हैं आपने क्या किया, आप प्लोइंग कर रहे हैं इस प्रकार से, खेत के अंदर प्लोइंग कर रहे हैं, तो प्लोइंग की दिशा में ही जैसे यंत्रों के साथ में हल्का हल्का इधर मूव करता रहेगा, तो ये प्लोइंग की दिशा में आगे की तरफ बढ़ता है, इनका आक्रमण होता है वो, है ना। तो निमेटोड्स के अंदर खुद के अंदर कोई ऐसा बॉडी अपेंडेजेस या लोकोमोशन के लिए कोई भी अपेंडेजेस उपांग नहीं होता जिससे कि ये गति कर सके। एवरेज अगर देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि निमेटोड्स होते हैं 1 साल के अंदर 1 मीटर तक मूव कर सकता है, इससे ज्यादा मूव नहीं करते हैं। यही कारण है कि निमेटोड्स का अटैक एकदम से खेत के अंदर पूरा नहीं फैलेगा, धीरे 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 साल दर साल इसका अपने अटैक होता है, वो दिनों साल दर साल बढ़ता जाता है। लेकिन वो कैसे होगा, वो पानी और प्लोइंग की जो डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन के अंदर अपने ये फैलते जाते हैं। बाकी वैसे अगर देखें निमेटोड्स के अंदर कॉमन अपने सिम्टम्स देखते हैं निमेटोड के, तो उसमें दिखाई देता है न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। कहीं भी निमेटोड्स का अटैक होता है क्रॉप में, तो मेजर जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं क्रॉप में वो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड्स रूट पे अटैक करते हैं, रूट पे अटैक करने के कारण रूट्स वीक रह जाती है, वो न्यूट्रिएंट और वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। इसी कारण से वो अपने न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के सिम्टम्स उसके अंदर शो होने लगते हैं, है ना। तो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के सिम्टम, अब अपने को फील्ड में कैसे पता चलेगा कि ये कोई वास्तव में न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो रहा है या निमेटोड से हो रहा है, ऐसा हमें कैसे पता चलेगा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कि मान लो फील्ड के अंदर कोई ऐसे प्लांट बीच बीच में कहीं अपने क्या हो रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं, कहीं अपने पत्तियां हो रही है वो बुरी हो रही है, सफेद हो रही है, कोई विशेष अपने पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट की कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि वास्तव में कोई न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से है या अपने निमेटोड के रूप में कोई अदर कारण है इसके पीछे? हाँ, जड़ें देखोगे, जड़ों में क्या दिखेगा आपको? गांठे सब निमेटोड तो नहीं बनाते, वो तो रूट नॉट निमेटोड होता है, वही बनाता है, मेलोडोगाई नहीं बनाता है वो तो। हाँ, पैचेज में होता है, बिल्कुल सही है। कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के सिम्टम्स तो आपको पूरे खेत में दिखेंगे, सिंपल सी बात है। न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है अगर सॉइल के अंदर, तो पूरे खेत में एक जैसी दिखेगी या बहुत बड़े एरिया के अंदर दिखेगी। न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के कारण अगर प्लांट्स के अंदर क्लोरोसिस हो रहा है तो वो आपको क्या दिखाई देगा, पूरे खेत में या एक बड़े एरिया के अंदर दिखाई देगा। लेकिन निमेटोड से हो रहा है तो पूरे खेत में थोड़ी दिखाई देगा, वो तो बीच बीच में कहीं कहीं कुछ कुछ प्लांट होंगे उसमें येलोइश या क्लोरोसिस के सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे, तो फिर आप पहचान सकते हैं कि निमेटोड के कारण है। लेकिन उसके बाद में भी अपरूट करेंगे प्लांट्स को, तो अपरूट करने के बाद में जरूरी नहीं है आपको वहां पर नोड्स दिखे, जरूरी नहीं है वहां पर गांठे दिखे, क्योंकि सब निमेटोड्स गांठे नहीं बनाते हैं। जैसे सिस्ट निमेटोड है, सिस्ट तो गांठे तो नहीं बनाएगा, लेकिन वहां पर सिस्ट दिख सकती है आपको। अब सिस्ट पहचाननी आनी चाहिए कि ये सिस्ट है ना। सिस्ट अपने बोला था डेड फीमेल जिनके अंदर ज्वेनाइल्स भरे हुए रहते हैं, उसी को सिस्ट बोलते हैं ना। तो सिस्ट दिख सकती है। या क्या होता है, कई बार रूट्स होती है ना वो कमजोर रह जाती है, वीक रह जाती है। बाकी जो हेल्दी प्लांट होता है उसकी रूट्स बहुत ज्यादा फ्रेश हेल्दी होती है, थिक होती है, मोटी होती है ना। लेकिन जो डिजीज प्लांट होता है, जो निमेटोड का अटैक होता है, उनकी रूट्स होती है वो बहुत ही ज्यादा पतली रह जाती है, कमजोर रह जाती है, छोटी रह जाती है, उखाड़ते तो आसानी से उखड़ जाता है। बाकी वास्तव में निमेटोड से प्लांट कभी भी डेड नहीं होता, मरता नहीं है प्लांट से ना, खत्म नहीं होता, वो हरा भरा तो रहेगा, लेकिन यील्ड पे बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट आता है, प्लांट ग्रो नहीं कर पाता क्योंकि न्यूट्रिएंट प्रॉपर्ली नहीं मिल पा रहे हैं। मिल तो रहे हैं लेकिन प्रॉपर्ली इतनी मात्रा में नहीं मिल पा रहे कि वो आपको यील्ड दे दे, है ना। तो निमेटोड्स के कारण कभी ऐसे प्लांट डेड नहीं होते, मरते नहीं है, लेकिन ये है कि प्रोडक्शन भी ना के बराबर होता है, जीरो हो जाता है कई बार। तो इतना खतरनाक अटैक होता है इसका। जो आप बोलते हैं ना कि रूट्स में गांठे बनती है, गांठे सिर्फ रूट नॉट निमेटोड के कारण ही मेजरली जो नोड्स होती है वो देखने को मिलती है, इसीलिए उसको बोलते हैं रूट नॉट निमेटोड। ठीक है, तो
ये कुछ अपने मसल्स की बात चल रही थी, तो मूवमेंट की बात कर रहे थे कि बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है वो बेसिकली किससे होता है, सोमेटिक मसल्स के थ्रू ही होता है। फिर कुछ स्पेशलाइज्ड मसल्स होती है, आर अटैच्ड टू स्पेसिफिक ऑर्गन लाइक स्टाइलेट, स्पिक्यूल्स, ईटीसी टू एनेबल स्पेसिफिक मूवमेंट। यानी सोमेटिक मसल्स है वो तो कहां पर है, बॉडी वॉल के अंदर है, लेकिन इसी टाइप की कुछ स्पेशलाइज्ड मसल्स होती है, कुछ स्पेशल पार्ट या ऑर्गन के साथ में अटैच रहती है। कौन से ऑर्गन, जैसे स्टाइलेट, स्टाइलेट क्या बोला था, निडल या सुई के आकार के मुखांग होते हैं। अब ये निडल या सुई के आकार के मुखांग है, उसको मूव करके गति करवा के उसको जड़ के अंदर चुबाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, मांसपेशियां चाहिए, मसल्स चाहिए, है ना। तो मसल्स ही क्या करती है, उसको फोर्स करती है, धक्का देती है उस स्टाइलेट को, मुखांग को। तो वहां पर जो मसल्स पाई जाती है स्पेशलाइज्ड मसल्स है। इसी प्रकार स्पिक्यूल क्या हो गया, स्पिक्यूल एक प्रकार से जेनेटल ऑर्गन है मेल इंसेक्ट का, तो उसको भी मेटिंग के टाइम जो अपने फोर्स प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, ये स्पेशलाइज्ड मसल्स होती है वही प्रोवाइड करती है। और साथ में सोमेटिक मसल्स होती है, वो तो कहां होती है, बॉडी वॉल के अंदर ही प्रेजेंट होती है। तो इंसेक्ट्स निमेटोड्स के अंदर दो टाइप की मसल्स है, सोमेटिक मसल्स और स्पेशलाइज्ड मसल्स। तो ये स्पेशलाइज्ड मसल्स होती है तो स्टाइलेट और स्पिक्यूल्स के आसपास होती है, और सोमेटिक मसल्स होती है वो बॉडी वॉल के अंदर होती है, जो क्या काम करती है, अपने फूड रिजर्वायर का काम करती है, और साथ में क्या काम करती है, अपने लोकोमोशन में भी थोड़ा बहुत हेल्प कर देती है। ज्यादा मूवमेंट निमेटोड्स नहीं करते, मतलब निमेटोड्स में लोकोमोशन यानी मूवमेंट, गति के लिए कोई भी उपांग नहीं पाया जाता है। तो ये आपका नेक्स्ट टेस्ट जब भी होगा उसके अंदर जितना अपना सिलेबस हो गया वो कंप्लीट ही आएगा, क्योंकि पिछली बार आप दिवाली से आए थे तो आपने कुछ स्टडी नहीं की थी, मतलब वो भी मेजर टेस्ट ही था लेकिन आप नहीं पढ़ पाए थे। तो अब की बार फिर वापस बाकी सब्जेक्ट का नहीं, अपने सब्जेक्ट का बोल रहा हूँ कि जब भी टेस्ट होगा तो उसके अंदर अपना कंप्लीट सिलेबस आएगा, बाकी का जो टीचर्स आपको बोले वो पढ़ लेना, ठीक है। तो अपना ये कंप्लीट सिलेबस रिवीजन करना आपको, एंटो निमेटो दोनों, ठीक है। निमेटो का जितना भी सिलेबस रहेगा टेस्ट तक वो कंप्लीट आएगा, क्योंकि अभी इतनी ज्यादा क्लासेस भी नहीं लग रही है आपकी, फ्री हो आप बिल्कुल, 4 घंटे पढ़ते हो पूरे 24 घंटे में से, 20 घंटे में से अगर 7 घंटे सो भी लेते हो तो भी आपके पास 13 घंटे बचते हैं। 13 घंटे में से 5 घंटे घूम फिर लिए, खाना पीना कर लिया, तो भी आपके पास में 8 घंटे बचते हैं। 8 घंटे में 2 घंटे दोस्तों से बतिया लिए तो भी 6 घंटे बचते हैं। डेली 6 घंटे पढ़ लो तो मजा आ जाए, लेकिन इतना टाइम है कहाँ। हाँ टेस्ट जब भी होगा, अभी फिक्स नहीं है भैया, इस संडे को तो नहीं है, नेक्स्ट को होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जब भी टेस्ट रहे मतलब फ्यूचर में, तो उसके अंदर अपना कंप्लीट सिलेबस आएगा, तो इसलिए अपने टेस्ट के सिलेबस के बारे में कोई कुछ नहीं पूछे। सेमेस्टर के एग्जाम का भी पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए बच्चे। मैं तो ये ऑफलाइन में बैठे हैं हमारे यहाँ, ये सिर्फ घर से पढ़ने आए हुए हैं, इनके कोई काम नहीं है, वो इनकी बातचीत कर रहा हूँ मैं। ऑनलाइन वाले बच्चों को तो बेचारों को बहुत काम होता है, घर पे चारा कटवा लेते कई बार तो, है? कई बार गाय भैंस का गोबर डलवा देते हैं, कई बार दूध डेयरी दे के आना होता है, कई बार दुकान से धनिया लाना होता है, 100 काम होते हैं उनके। यहाँ ये सब आए हुए है ना, ये कुछ नहीं कर रहे, घर से बहाना मार के हुए मोदी ऊपर तैयारी करने जा रहे, इधर कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, कहीं कहीं नहीं जाते, दिन रात रूम में पड़े हुए हैं, मोबाइल चला रहे हैं। क्लास में जाएंगे तो जाएंगे, मूड अगर किया तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। क्या है सर, आपका काम पैसे लेना था, पैसे ले लिए, चुपचाप पढ़ाओ। अब पढ़ना नहीं पढ़ना हमारा काम है, हमारे पास पैसे बहुत है, हमने दे दिया आपको बस। पढ़ाई करो भैया, पढ़ाई करो, पैसा बहुत मुश्किल कमाया जाता है। मेरे घर वालों से मिल रहा है तुम्हें, इसलिए तुम्हें ज़्यादा जोर नहीं आ रहा, तुम उसकी वैल्यू भी नहीं समझ रहे खास ऐसी कोई। नहीं कुछ नहीं।
ठीक है, तो बाकी अपने कल कंटिन्यू करेंगे इसको, तो साथ के साथ रिवीजन करो भैया इसका, निमेटोलॉजी भी पढ़ो और जो इसकी पुरानी क्लासेस छुट्टी हुई वो कंप्लीट करो जल्दी, टाइम बहुत लगा रहे हो आप लोग।